हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीमन मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। और दोस्तों, आगे कहा गया है कि क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। दोस्तों, परिमेय संख्या एक ऐसा संख्या होता है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और दोस्तों, p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, लेकिन जो q है वो दोस्तों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि दोस्तों जो पूर्णांक होता है वो 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो दोस्तों, p का मान उनमें से कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो q है वो या तो पॉजिटिव पूर्णांक होगा या तो निगेटिव पूर्णांक। कहने का मतलब दोस्तों कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें और q 0 के बराबर ना हो। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों, जैसे p के स्थान पर हम लोगों ने ले लिया पॉजिटिव इंटीजर 2 और q के स्थान पर ले लिया पॉजिटिव इंटीजर 3। तो दोस्तों 2/3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अब हम p के रूप में ले लें दोस्तों निगेटिव इंटीजर जैसे -3, और q के स्थान पर ले लें कोई पॉजिटिव इंटीजर जैसे 4। तो दोस्तों -3/4 ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन दोस्तों जो q यानी जो हर हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 4/-3। दोस्तों यहाँ पर p के स्थान पर पॉजिटिव इंटीजर 4 है और q के स्थान पर निगेटिव इंटीजर -3 है। दोस्तों q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब हम किसी इंटीजर को, जैसे मान लीजिए 4 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों इसका मान आ जाएगा इनफाइनाइट, जो कि दोस्तों अपरिभाषित है। इसलिए दोस्तों परिमेय संख्या होने के लिए q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 0 भी एक पूर्णांक है, इसलिए हम लोग p के स्थान पर 0 को ले सकते हैं। अंश में हम लोग 0 को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों परिमेय संख्या के कंडीशन में कहा गया है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p दोस्तों कोई भी पूर्णांक हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। इसलिए हम लोग p के स्थान पर 0 को ले सकते हैं। अब दोस्तों q के स्थान पर क्या रख सकते हैं, या तो नेगेटिव इंटीजर या तो पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हमने 2 ले लिया तो 0/2 दोस्तों ये भी एक परिमेय संख्या है। और दोस्तों 0/-2 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसी प्रकार से 0/5, 0/7 ये सभी एक परिमेय संख्या होंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो q है यानी जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। दोस्तों अंश जो है वो 0 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो दोस्तों अब हमारा प्रश्न क्या था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों चूंकि हम लोग 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। और दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, 0/-2 लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों चाहे निगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, किसी से भी आप डिवाइड करोगे तो उसका मान 0 आएगा। अतः दोस्तों अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसे हम 0/2, 0/-2, 0/5, 0/7 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q 0 के बराबर नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वैसे तो किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में हम लोगों को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इन दो दिए गए संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दोस्तों? p/q के रूप में, और जो q हो 0 के बराबर ना हो। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1। और दोस्तों 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/1। अब दोस्तों ये दोनों परिमेय संख्या के रूप में हो गए।
क्योंकि दोस्तों इस प्रश्न में हम लोगों को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम लोग दोस्तों 6 से एक अधिक यानी 7 से इसमें भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और दोस्तों सेम ऐसा इसमें भी करेंगे। जितने से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उसी संख्या से दोस्तों यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 बटे 7, और दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 बटे 7। अब दोस्तों इन दोनों का हर समान है लेकिन अंश अलग अलग है। तो दोस्तों 21 से हम लोगों को 28 की तरफ बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे 22, और दोस्तों यहाँ पर जो हर है इसके नीचे लिखेंगे, यानी 7 को ऐसे 7 लिखेंगे। 21 के बाद दोस्तों 22 आएगा, तो दोस्तों पहला परिमेय संख्या हो जाएगा 22 बटे 7, और दोस्तों दूसरा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 23 बटे 7, और दोस्तों तीसरा परिमेय संख्या हो जाएगा 24 बटे 7, और दोस्तों चौथा क्या हो जाएगा 25 बटे 7, और दोस्तों पांचवा क्या हो जाएगा 26 बटे 7, और दोस्तों छठवां परिमेय संख्या क्या हो जाएगा 27 बटे 7। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि हम लोगों को 6 से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना होता, मान लीजिए जैसे 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना होता, तो दोस्तों हम लोग 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, या फिर कोई इससे बड़ी किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस प्रकार से इनके बीच परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके पहले वाले प्रश्न में जो संख्या दिया हुआ था वो क्या था, परिमेय संख्या के रूप में नहीं था। हम लोगों ने परिमेय संख्या के रूप में उसे लिखा था, लेकिन यहाँ पर पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है, तो दोस्तों ऐसे लिखेंगे 3 बटे 5 और 4 बटे 5। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पर हम लोगों को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दोस्तों आप 6 के अलावा यानी 5 से बड़ी किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके परिमेय संख्या इन दोनों के मध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों चूंकि हम लोगों को केवल 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18 बटे 30, और दोस्तों ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24 बटे 30। अब दोस्तों यहाँ पर हर समान है लेकिन अंश अलग अलग है। अब दोस्तों हम लोगों को 18 से 24 की तरफ आगे बढ़ना है और हम लोगों को 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों 18 के बाद क्या आता है 19 आता है, और दोस्तों यहाँ पर जो हर में रहता है वही लिखना पड़ता है, तो ये पहला हो जाएगा 19 बटे 30। दोस्तों 19 के बाद क्या आता है 20 आता है, तो दोस्तों ये दूसरा हो जाएगा 20 बटे 30। अब दोस्तों तीसरा क्या हो जाएगा 21 बटे 30, और चौथा क्या हो जाएगा 22 बटे 30, और दोस्तों पांचवा क्या हो जाएगा 23 बटे 30। तो दोस्तों यही 5 परिमेय संख्या हो जाएंगे 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न के कुल 3 पार्ट हैं, और फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों हम लोगों को ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, और अपना कारण भी देना है। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो दोस्तों जीरो और निगेटिव को छोड़कर जो पॉजिटिव इंटीजर बचता है उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 से 1 2 3 4 इस प्रकार से दोस्तों अनंत तक जाता है। यानी कि दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होता है, दोस्तों 1 2 3 4 5 इस प्रकार से दोस्तों अनंत तक जाता है। ये होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। अब दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होता है, तो दोस्तों जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो दोस्तों वह पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अनंत तक जाता है, यानी दोस्तों जीरो से शुरू होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में भी उपस्थित है। दोस्तों यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो दोस्तों यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 है। इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या में जितनी भी संख्याएं होंगी वो दोस्तों पूर्ण संख्या में भी उपस्थित होंगी। इसलिए दोस्तों यह कथन क्या है, सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सत्य। अब दोस्तों कारण लिखेंगे,
क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में उपस्थित होता है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को हल करेंगे और सेकंड पार्ट में कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों ये दिया गया कथन असत्य है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पूर्ण संख्या होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके का होता है, यानी इसमें 0 होता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है। लेकिन दोस्तों जो पूर्णांक होता है इसमें निगेटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या और 0 तीनों सम्मिलित होता है। क्योंकि दोस्तों इसमें निगेटिव संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? दिया गया कथन असत्य है। सबसे पहले लिखेंगे असत्य। अब दोस्तों अपना कारण देंगे, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों यह कथन भी असत्य है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पूर्ण संख्या होता है उसमें 0 इंटीजर होता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है। लेकिन दोस्तों इसमें पूरा पूरा अंक होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें दोस्तों सहअभाज्य संख्या नहीं होता है। लेकिन दोस्तों परिमेय संख्या में अगर हम बात करें तो जैसे हम ले लिया 5/4, दोस्तों ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्योंकि दोस्तों 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, यानी दशमलव में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों दशमलव वाला संख्या इसमें नहीं उपस्थित है, इसलिए दोस्तों प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह दिया गया कथन क्या है? असत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे असत्य। अब दोस्तों कारण लिखेंगे तो लिखेंगे क्योंकि 4/5 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आप दोस्तों इसी प्रकार से एक और भी कारण दे सकते हैं। पूर्ण संख्या में निगेटिव इंटीजर नहीं है, लेकिन दोस्तों परिमेय संख्या में निगेटिव इंटीजर भी आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।